हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिंह जैस अकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लेसन के तीसरे पार्ट को पढ़ने चल रहे हैं। इसके दो पार्ट पहले ही आपके यूट्यूब चैनल पे पब्लिश हो चुके हैं और आप लोगों ने उसे देख भी लिया होगा। अब हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इससे आगे कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे बुक में दी हुई हैं। दोस्तों, अब तक हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस देख लिया था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इम्पोर्टेंस हमने पढ़ लिया था, क्यों ये ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद हमने ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, उसके वजह से हमारी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जाना था। ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको दोहरा देता हूँ, एक बार आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था। इसके बारे में हमने बात किया था कि कैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हाथ पकड़ के चलते हैं, मतलब साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों के विकास से एक दूसरे पर निर्भर हैं, और दोनों जब एक का विकास होता है तो दूसरा भी प्रगति करता है। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग को बैकबोन कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। और कैसे मैन्युफैक्चरिंग अन्य अन्य दूसरे जो उत्पाद हैं, दूसरे जो उद्योग हैं उनको कैसे मदद देता है, ये भी हमने जाना था। तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं क्या सीखा था हमने इसमें। इंडस्ट्री के लिए लिंकेज, मार्केट का जुड़ाव कैसा होना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्री नेशनल इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, ये भी हमने डाटा पढ़ा था उसका। 27% टोटल, जिसमें से 17% इंडस्ट्री का और 10% क्वायरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी का हमने जाना था। ये डाटा मैंने आपको बताया था कि याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इस पेज में था कि इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या होती है, किस प्रकार और कहाँ पर उद्योग लगाए जाने चाहिए कि ज़्यादा विकास हो और ज़्यादा अच्छे से वो धंधा चले, उद्योग हमारा अच्छे से आगे बढ़ता जाए। इसके लिए हमने जो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो देख ली थी। सारी चीज़ें एक जगह नहीं अवेलेबल होती हैं, तो कुछ को उपलब्ध कराना होता है सस्ते रेट पे। जहाँ उपलब्ध हो जाता है वहाँ बिजनेस अच्छा चलता है, ये सीखा था हमने। आइडियल लोकेशन क्या है किसी इंडस्ट्री के लिए, ये भी इस ग्राफ को समझा था। और फिर हमारी बात शुरू हुई थी ओनरशिप के मामले में, ओनरशिप के आधार पर हमने जानना शुरू किया था, या फिर हम क्लासिफाई करना शुरू किए थे कि कौन सा उद्योग धंधा किस प्रकार का हो सकता है। टॉप से देखते हैं। ओनरशिप में हमने प्राइवेट और गवर्नमेंट पढ़ा था। फिर हमने कोऑपरेटिव और ज्वाइंट सेक्टर के बारे में जाना था। कोऑपरेटिव वो होते हैं जो आपस में लोग मिलकर के अपने रिसोर्सेज लगाते हैं और होने वाली लाभ और हानि को आपस में बांट लेते हैं। प्राइवेट में कोई निजी कंपनी होती है, ज्वाइंट सेक्टर में प्राइवेट और सरकारी दोनों होती हैं, और लास्ट आपका जो पब्लिक सेक्टर है, इसमें आप जानते हैं सिर्फ सरकार का कंट्रोल होता है। रॉ मटेरियल के बेस पे देखेंगे तो एग्रो बेस्ड जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती हैं वो, और मिनरल बेस्ड मतलब जो धातुओं पे आधारित उद्योग होते हैं वो होते हैं। मेन रोल देखें तो बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री को, आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबको रॉ मटेरियल मशीनरी उपलब्ध कराती हैं। इनके द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं मशीनरी के रूप में, इसलिए सबसे बेसिक हैं। क्योंकि कोई भी उद्योग धंधा होगा, जो भी आपकी इंडस्ट्री में मशीनरी लगी होंगी सब लोहे की बनी होंगी, इसलिए ये बेसिक इंडस्ट्री कही जाती है। वजन के हिसाब से देख लिया जाए यहाँ पर वेट। कंज्यूमर इंडस्ट्री के बारे में हम जानते ही हैं, ऐसी चीज़ें बनाया जाना जो डायरेक्ट कंज्यूमर यूज कर ले उसे कंज्यूमर इंडस्ट्री कहते हैं। हैवी वेट और लाइट वेट, ये वजन के हिसाब से बनाया गया, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हैवी इंडस्ट्री वो होगी जिसमें रॉ मटेरियल के साथ साथ बनने वाला पदार्थ भी भारी होता है, उसे हम कहते हैं हैवी इंडस्ट्री। और हल्के पदार्थों से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो लाइट में आ जाती हैं। यहाँ आपको एक्टिविटी दी हुई है कि आप बांट के बताइए कौन सी इंडस्ट्री किस में आएगी, ये आप कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। एग्रो बेस्ड अंतिम पॉइंट था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि खेती पर आधारित उद्योग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि जूट की खेती करना, कपास की खेती करना, सिल्क की खेती करना। सिल्क की खेती नहीं होती, वही खेती कर सकते हैं। एग्रीकल्चर मतलब जो भी उत्पादन होता है प्राइमरी का, सब एग्रीकल्चर ही होता है। सिल्क में क्या होता है, रेशम के कीड़ों का पालन करते हैं मलबरी के पेड़ पे, ठीक है, उससे ही सिल्क प्राप्त किया जाता है। वुलन टेक्सटाइल आप जानते हैं, भेड़ों की खेती, भेड़ों की खेती नहीं, मतलब भेड़ पालन, ये सब तमाम चीज़ें। चीनी के लिए आप जानते ही हैं शुगर मिल लगाई जाती है, गन्ने से प्राप्त होता है। एडिबल ऑयल, खाद्य तेल जो होते हैं हमारे सूरजमुखी के होते हैं, सरसों के तेल, सोयाबीन ऑयल और मूंगफली के तेल, ये तमाम चीज़ें एडिबल ऑयल होती हैं, खाद्य पदार्थ खाने के कामों में यूज होती हैं। ये सब इंडस्ट्री खेती की इंडस्ट्रीज होती हैं। चलिए अब आगे समझते हैं क्या है। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बहुत सारे सवाल इससे आते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। इस पार्ट में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोज़ ना देखे हों
तो एक बार देख लीजिएगा ताकि आप बेसिक चीज़ें समझ पाएँ। जो स्टार्टिंग है किसी भी अध्याय का पहले 2 लेक्चर ज़्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक बातें की गई होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे तो उससे रिलेटेड हल्की फुल्की बातें जो है हम कर ही लेंगे, पहले आप उन चीज़ों को कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। टेक्सटाइल मतलब वस्त्र उद्योग की बात हो रही है यहाँ पे, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है भारत में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किए हुए है, क्योंकि यह इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अच्छा योगदान देती है। अब देखिए लाइन नहीं पढ़ते हम लोग, क्योंकि वीडियोज़ हमारे काफ़ी लंबे होते जा रहे हैं और ये इतना लंबा लेसन है कि 5-6 पार्ट्स बन जाएंगे, तो ज़्यादा चीज़ें भी हम समझने के लिहाज से वो टफ हो जाएंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा पार्ट्स बन जाएंगे तो हम प्रोबेबली उन चीज़ों को उतने अच्छे से आप न कवर कर पाएँ। तो बस हम लोग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसे कवर करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि क्या पढ़ें कि हमारे पास सॉलिड जानकारी हो और जो हमें बेहतर रिजल्ट दे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वही आपको बताने की कोशिश करते हैं जो ज़्यादा आपके लिए काम की चीज़ें। मैंने बताया ही है कि आप बुक और पेंसिल लेके बैठिएगा ताकि आप मार्क कर सकें कि भाई ये बताया गया, इसे देख लेते हैं। बस वही पढ़िए और काफ़ी हद तक आपको उससे मदद मिलेगी इस लेसन की जहाँ तक बात है। चलिए, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री टोटल वस्त्र उद्योग के बारे में बताया जा रहा है कि इससे बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, विदेशी मुद्रा आती है। अब रोजगार मिलता है, चीज़ों को बना के बेचते हैं विदेशों में, तो इससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है। ठीक है, ये बात समझने लायक है यहाँ पे कि यह ऐसी इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है, मतलब आत्मनिर्भर है टोटल, और सारा कंप्लीट चीज़ें जितनी होती हैं वो अपने खुद कर लेती है। रॉ मटेरियल से लेकर के अंतिम स्तर तक की चीज़ों बनाने में ये इंडस्ट्री खुद से ही पूरा कर लेती है। जैसे धागा से लेकर के कपड़ा बनाने तक सारी चीज़ें टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुद से पूरा कर लेता है। अब टेक्सटाइल में वस्त्र उद्योग में अलग अलग चीज़ें हैं, उसको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। और पहला है कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र उद्योग। इसे समझ लेते हैं। भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है ये शुरुआती समय में हाथ से किया जाता था, हथकरघों की सहायता से। गांधी जी वाला चरखा भी आप देखे होंगे, रियल लाइफ में ना देखा हो, फोटो में तो देखा ही होगा गांधी जी के साथ। अंग्रेज जब आए उससे पहले भारत में हथकरघों से ही सूती वस्त्र का काम किया जाता था और भारत के बनाए गए कपड़ों की बहुत डिमांड थी तब तक, जब तक कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। पहले समझ लेते हैं ओरली। जब तक कि यूरोप में औद्योगिकरण नहीं हुआ था, वहाँ पे मशीनें नहीं बनी थी, तब तक भारत के बने कपड़े बड़े डिमांड में रहते थे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते थे। ठीक है, महंगे होते थे थोड़े, लेकिन अच्छे बिकते थे और पूरे यूरोप में इसकी डिमांड होती थी। वर्ल्ड वार के टाइम भी भारतीय कपड़ों की बहुत डिमांड हो गई थी। खैर वर्ल्ड वार तो बाद की घटना है। अंग्रेजों का आगमन 1757 के प्लासी के आवाज से बाद वो व्यापारिक कामों से अलग हट करके वो प्रशासनिक कामों में भी आ गए थे। 1602 से वो व्यापार के लिए भारत में आए थे, तो वो यहाँ से कपड़े खरीद के ले जाते थे, तो भारत को पैसे प्राप्त होते थे और यहाँ के जो बुनकर लोग थे उनको लाभ होता था। लेकिन आगे क्या हुआ कि जब वहाँ पे कपड़े बनने लगे और भारत पे इनका कब्जा हो गया प्रशासनिक रूप से भी, तो यहाँ के रॉ मटेरियल को उठा करके, मतलब यहाँ से कपास लेकर के इंग्लैंड भेज देते थे और इंग्लैंड में ये चीज़ें बनती थी। इंग्लैंड में कपड़े बनने लगे मशीनों की सहायता से, और वही भारत के जब बाजार में आए तो भारतीय जो कपड़े थे उनके कंपटीशन में फेल हो गए उन कपड़ों की, क्योंकि मशीनों से बने गए कपड़े, मशीनों से बुने गए कपड़े सुंदर दिखाई देते थे, मजबूत होते थे और उनकी लागत भी कम होती थी। तो सुंदर भी है, टिकाऊ भी है और लागत भी कम है, तो कोई भी व्यक्ति वही कपड़े खरीदेगा, जिसकी वजह से इंडियन हैंडमेड कपड़े भारत से धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए और अंग्रेजी कपड़ों ने भारत में बाजार को जमा लिया और हमारा ये जो ट्रेडिशनल उद्योग था वो बर्बाद हो गया। आइए देखते हैं बुक की लाइन्स क्या कहती हैं। उम्मीद है आपको स्टोरी हल्की फुल्की समझ में आ गई होगी। क्या है, बताया है कि एंशियंट इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल था वो हाथ के माध्यम से, हैंडलूम के माध्यम से किया जाता था। 18वीं सदी के बाद पावर लूम्स आना शुरू हुई, मतलब विद्युत करके, विद्युत से चलने वाली चीज़ें। हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, पुरानी इंडस्ट्री जो थी, उन्होंने लंबा सेटबैक झेला है, मतलब काफ़ी पिछड़ गए थे अंग्रेजों के समय में, क्योंकि वे कम्पीट नहीं कर पाए मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम द इंग्लैंड। ये थोड़ा सा दे दिया, मैंने आपको पूरी बात समझा दी, क्योंकि ये इंग्लैंड के मिल में बने हुए कपड़ों से कम्पीट नहीं कर पाते थे, इसलिए ये फेल होते चले गए और भारत के उद्योग धंधे भी धीरे धीरे ठप हो गए इसी की वजह से। अब यहाँ पे कुछ बातें दी हुई हैं नोट करने लायक, कि पहली जो सक्सेसफुल मिल बनाई गई थी भारत में ना, वो मुंबई में बनाई गई थी 1854 में। ये बात आपको याद रखनी है, पहली जो मिल बनाई गई थी बाबू 1854 में बनाई गई थी मुंबई में। आगे दे रहा है कि 2 वर्ल्ड वार लड़े गए यूरोप में, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकंड, थर्ड जैसे हालात भी यूरोप में ही हैं। ठीक है, भारत उन दिनों अंग्रेजों की कॉलोनी हुआ करता था, गुलाम था। ठीक है, देयर वाज अ डिमांड ऑफ क्लॉथ इन यूके।
अब यूके में, यूनाइटेड किंगडम में वस्त्रों की बड़ी डिमांड थी, इसलिए इसकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भारत में थोड़ा बूस्ट मिला, थोड़ी ताकत मिली। डिमांड बढ़ने की वजह से ये लोग थोड़े उत्पादन करना शुरू कर पाए, ज़्यादा बढ़ा के। आगे दे रहा है कि इन द अर्ली ईयर्स, देखिए अब तक काफ़ी कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने, इसमें आपको कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ जरूर लीजिएगा, क्योंकि लेसन बड़ा है और यदि हमने ढंग से नहीं समझा तो काफ़ी कुछ हम मिस कर देंगे। हम आपको सिर्फ वही बातें यहाँ बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उससे मैं मार्क भी करवाता चलूँगा। ये नहीं कि पूरा लेके बैठ गए और लाइन बाय लाइन आपको हिंदी बताने लगे, तो उससे आप, एक तो आपका मन भी नहीं लगेगा और दूसरी चीज़ें वो आपके लिए यूज़फुल नहीं रह जाएंगी। तो आप बस वही जानिए जो इम्पोर्टेंट है और जिसे हम मार्क करने के लिए बोल रहे हैं, आप मार्क करते चलिए। आप खुद देखेंगे कि कुछ बेनिफिट आपको मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। शुरुआती समय में कॉटन टेक्सटाइल जो था ये कहाँ पे बना हुआ था भाई, तो सबसे ज़्यादा बना था महाराष्ट्र और गुजरात में। सवाल पूछ दिया कि भाई आप बताइए कि शुरुआती समय में जो कॉटन इंडस्ट्री थी ये महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों बनाई गई, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बना लिया, बिहार में क्यों नहीं बना लिया, झारखंड में भी तो लेबर अच्छे मिल सकते हैं, इन्वायरमेंट वहाँ भी सही है, मजदूर भी अच्छे मजदूर मिल जाते, बड़ा एरिया है, बाजार बड़ा है, यहाँ बेच लेते। लेकिन नहीं, इन्होंने वहाँ इसलिए बनाया क्योंकि वहाँ पे इनको पोर्ट फैसिलिटी मिलती थी। अभी आप जानना है कि डिमांड है यूके में, तो बिहार में अगर बनाएंगे तो उसे लेके जाना पड़ेगा पोर्ट पर, और बिहार में कोई समुद्र तो है नहीं, यूपी के आसपास समुद्र तो है नहीं, तो कहाँ से लेके जाएंगे, इंग्लैंड। तो इसे बनाएंगे कहाँ पे, समुद्रों से सटे क्षेत्रों में, जहाँ से तुरंत चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सके इंग्लैंड। इसीलिए जितनी कंपनियां अंग्रेजों ने शुरुआत में बनाई हैं, जो भी कंपनियां शुरुआत में बनी वो सब पोर्ट के किनारे वाले शहरों में थी। जिन शहरों के किनारे समुद्र से जुड़े होते हैं वहां बनाई गई कि यहाँ से चीज़ें बना करके सीधे एक्सपोर्ट कर देंगे, इसलिए हमारे यहाँ नहीं बनी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और सबसे बड़ी बात कि पोर्ट तो मिल गया, लेबर भी ठीक ठाक है, और मोस्ट क्लाइमेट है, वहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो ठंडा है, ठंडा नहीं कह सकते, नमी युक्त है, ठीक है, मोस्ट है। इस वजह से कई आगे आपको पता चलेगा गन्ने में वहीं पे ज़्यादा क्यों है। अब गन्ने का उद्योग भी जो है वहीं पर ज़्यादा है, आगे हम बताएंगे जब शुगर इंडस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग तो वो भी वहीं है, महाराष्ट्र और गुजरात में भी है। कॉटन का भी वहीं है। कॉटन में आप जानते हैं काली मिट्टी के क्षेत्र यही दो हैं, तो यहीं पर ज़्यादा उगते भी हैं, इसलिए यहाँ भी एक और फैक्टर आपको मिल गया। इसकी वजह से लोकलाइजेशन हुआ, यह चीज़ यहीं पे ज़्यादा होकर रह गया। इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री, यह जो इंडस्ट्री है ना इसका क्लोज लिंक है खेती से, और एक किसानों को भी रोजगार उपलब्ध कराती है। उन लोगों को रोजगार देती है जो फूल तोड़ते हैं कॉटन के उन वर्कर्स को जो गांठ बनाते हैं, कताई करते हैं, बुनाई करते हैं, सबको इससे रोजगार मिलता है इस इंडस्ट्री से। साथ ही साथ अन्य उद्योग जो कि इससे रंगने के काम में लगे होते हैं, डिजाइन करते हैं, पैकिंग करते हैं, टेलरिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, इन सभी लोगों को भी डिमांड बढ़ने की वजह से इस उद्योग में रोजगार मिल जाता है। इस प्रकार केमिकल और डाइज इंडस्ट्री, पैकिंग इंडस्ट्री, कई तरह की इंडस्ट्री को यह मदद करता है। सवाल क्या बन सकता है ये भी समझ लेते हैं कि कॉटन इंडस्ट्री जो है अपने अलावा किस प्रकार से अन्य लोगों को रोजगार देने का काम करती है। तो आप क्या बताएंगे, कॉटन चूंकि एक एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट है, इस वजह से एक इसकी खेती करने वाले किसानों को मदद पहुंचाती है, जैसे कि कॉटन बाल प्लकर्स, जो लोग इसके फूल तोड़ते हैं, जो इसके लिए खेती करते हैं, जो गांठ बनाते हैं, जो इसकी कताई करते हैं, जो बुनाई करते हैं। साथ ही साथ रंग पर आधारित जो लोग इस कॉटन बॉल्स को नहीं, उन रेशों को रंगने का काम करते हैं, केमिकल बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, पैक करने के लिए कोई चीज़ बना के पैक करने वाले उद्योग धंधों को भी इससे मदद मिलती है। तो इस प्रकार से कई उद्योगों को बढ़ावा भी देता है। याद करते चलिएगा एक ही क्वेश्चन जो हम बताते जा रहे हैं आपको। आगे दे रहा है स्पिनिंग कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड। अब जो स्पिनिंग है, कताई वाला काम जो है बड़े बड़े शहरों में ही हो रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। वेबिंग इज highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skill and design for weaving in cotton। जबकि ये डिजाइन करने का काम या फिर बुनाई करने के काम डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब पूरे भारत में बिखरा हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है, छोटे छोटे यूनिट में इसका काम किया जाता है। अब कॉटन टेक्सटाइल के बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ नहीं है, मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हों कुछ ही हैं और वो इन्हीं राज्यों में लोकलाइज्ड हो गई हैं। बाकी के क्षेत्रों में हम उतना नहीं प्राप्त कर सकते। यूपी बिहार में ढूंढो कॉटन की बहुत बड़ी कंपनी या बहुत बड़ी फैक्ट्री तो हमें शायद न मिले उतनी बड़ी लेवल पे, सब छोटी छोटे लेवल पे ही। तो डिसेंट्रलाइज है, अलग अलग जगहों पर हाथ से बना करके ही काम चलता है, उद्योग धंधे उतने खास नहीं है इस मामले में। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास पॉपुलेशन ऑफ स्पिनिंग। यहाँ पे रेसे बहुत अच्छे निकलते हैं, लेकिन बुनाई नहीं हो पाती इन फैब्रिक से, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती, और इस जो क्वालिटी अच्छी होती है उसका ये लोग यूज़ भी नहीं कर पाते क्योंकि इंडस्ट्री कम है। वेविंग जो होता है हैंडलूम द्वारा किया जाता है, पावरलूम द्वारा किया जाता है, मिल्स में, यही बताने की कोशिश की गई है।
हैंड स्पून खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। अब ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं खादी वगैरह की, वो बुनकरों को रोजगार देने का काम करती है और ये कुटीर उद्योग से काम करते हैं, छोटे मोटे उद्योग हैं वहीं से अपना काम करते हैं। चलिए, अब इसका एक्सपोर्टर दिया है, ये भी आपको मार्क कर लेना चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लास्ट चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ भारत से कॉटन मार्क होता है, सॉरी, भारत से कॉटन कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है, इसे मार्क कर लीजिए आप। जैसे कि जापान भेजते हैं, और कुछ दूसरे भारत से सामान मंगाने वाले, कॉटन मंगाने वाले देश कौन कौन से हैं, तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, रसिया है, फ्रांस है, ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ हैं, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका के भी कुछ देशों में भारत से कॉटन भेजी जाती है। ठीक, इसे हम मार्क कर लेंगे। पूछा जा सकता है कि इंपोर्टर बताइए, आयात करने वाले देश जो भारत से कॉटन मंगाते हैं। ठीक है, दुनिया में भी हमारी कॉटन के मामले में अच्छी हिस्सेदारी है। हमारी मिल्स अब कंपटीशन में धीरे धीरे आ रही हैं वर्ल्ड लेवल पे। यदि हम फाइबर को ढंग से यूज कर लें जो हम उत्पादन करते हैं तो कम्पीट कर सकते हैं। आगे दे रहा है कि विविंग, नीटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट यूज मच हाई क्वालिटी यार्न। अब जितने अच्छी क्वालिटी के हमारे यहाँ रेसे बनाए जाते हैं उसका इन कंपनियों द्वारा यूज नहीं किया जा सकता, नहीं हो पाता है। ठीक है, देर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्री इन दिस सेगमेंट। कुछ बड़ी कंपनियां हैं आधुनिक, लेकिन जो ज़्यादातर खेत, अभी देखिए, अब कुछ मैप बेस भी बातें कर लेते हैं, इससे आगे अभी बताते हैं आपको। जितने मैप विश्लेषण में आपको दिए गए हैं, ठीक है ना, उससे आप यहाँ देखिए, ब्लैक कलर के डॉट में कॉटन टेक्सटाइल, रेड कलर का डॉट वुलन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल। आपको करना क्या है कि 5-5 नाम सबसे याद कर लेने हैं। सवाल कैसे पूछेगा, एरो बना के दे देता है, बताइए कौन सी जगह है और किस उद्योग से संबंधित है। अब अपने राज्य की बात कर लें अगर, तो देखिएगा, ब्लैक वाला कॉटन है, रेड वाला वुलन है। नीचे करिए, ब्लैक कॉटन और रेड वुलन। आइए दिखाते हैं आपको। अब ये जो ब्लैक वाला है, मुरादाबाद, आगरा, कानपुर और बनारस, इन 4 जगहों पर ही है, और वो भी कोई बहुत बड़ी कंपनियां नहीं है। कानपुर में ठीक ठाक है, बनारस में सिल्क का कारोबार बहुत बेहतर होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, 4 ही जगह, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में 4 कारखाने। अब देखिए, कॉटन का पूछेगा तो आपको कौन कौन से नाम याद रखने हैं प्रसिद्ध, वो आप एक बार देख लीजिएगा। इधर आइए, मुरादाबाद, हुगली नदी के तट पे, ये जो आपका है हावड़ा की स्पेलिंग HAORA लिखा है, हुगली। ये कुछ जगह हैं जो कॉटन टेक्सटाइल के लिए ज़्यादा फेमस है। देवास, ठीक है ना, इंदौर का जगह है। राजकोट, इसे जान लीजिए। सूरत भाई जानना जरूरी है। औरंगाबाद और पुणे, ये जगह मतलब किस राज्य में है और लोकेशन उसका कहाँ एरो बनाएगा, ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोयम्बटूर, ठीक है, पुणे, औरंगाबाद, बस वर्धा, यही सब कुछ याद कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है राज्य में अगर बता दूं तो महाराष्ट्र के और बंगाल के। तो कौन कौन सा हो जा रहा है, मुर्शिदाबाद, हुगली, और यहाँ आएंगे तो मध्य प्रदेश में देवास, इंदौर हो जाएगा, उज्जैन भी है, ठीक है। और महाराष्ट्र में आएंगे तो पुणे, औरंगाबाद, सूरत और वर्धा। ठीक है, सूरत तो गुजरात में है। फिलहाल इतना आप याद कर लीजिएगा, सबके आप याद करते चलिए, 4-4, 5-5 भी याद रहेगा तो काम आपका चल जाएगा। नीचे दिया भी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन, वुलन एंड सिल्क, कहाँ कहाँ ये उद्योग धंधे लगाए गए हैं। अब आगे आइए, कह रहा है कि बहुत सारे जो उद्योग धंधे इसका प्रयोग नहीं कर पाते और छोटे छोटे यूनिट में उत्पादन होता है। विच कैटर द लोकल मार्केट, जो सिर्फ लोकल मार्केट को ही पूरा कर पाता है। दिस मिसमैच इज अ मेजर ड्रॉबैक, यही जो मिसमैच है बड़ी कमी है इस इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, जिस वजह से हम उतना ज़्यादा लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। उदाहरण के लिए यहाँ दिया है कि जो रेसे हैं 85 रुपये किलो बेच दिए जाते हैं, लेकिन अगर इसका ट्राउजर बना के बेचा जाए तो 800 रुपये का बिकेगा। यदि हम ढंग से अपने रेसों का यूज करने लगें तो हमारे द्वारा बनाए गए कपड़े पूरी दुनिया में ज़्यादा बिकेंगे। जबकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो बनाए गए रेसे हैं वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम इंडिया में उसका पूरा यूज ही नहीं कर पाते। तो ये समस्या है बहुत बड़ी इस उद्योग की। चलिए आगे, अब इसकी कमी क्या है, क्यों नहीं कर पाते हैं। तो उद्योग धंधे हमारे पुराने हैं, ठीक है ना, हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो उद्योग धंधे नहीं, मतलब जो हमारी मशीनरी है वो पुरानी है, इसको अपडेट की आवश्यकता है। भारत में जो पावर सप्लाई है वो भी इरेटिक है, हर जगह पावर सप्लाई नहीं है ढंग की। जो मशीनरी है उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, जैसा मैंने बताया पुराने हो चुके हैं। और ये जो सेक्टर हैं वेबिंग वाले, इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं इनका भी आउटपुट लो है, लो आउटपुट, ये अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते। टैलेंट की कुछ कमी कह सकते हैं, या फिर पूरा योगदान नहीं रहते, काम नहीं हो पाता ढंग से। और कंपटीशन है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है इस इंडस्ट्री के थोड़ा सा वीक जाने का, कि कंपटीशन है अब कॉटन को सिंथेटिक फाइबर से, जैसे नायलॉन हो गया, ठीक है ना, और पॉलिएस्टर हो गया, ये तमाम तरह के जो सिंथेटिक रेसे हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, ये बड़ा कंपटीशन देते हैं इन उद्योग धंधों को जो सूती वस्त्र थे चुनौतियों के रूप में, क्योंकि ये सस्ते पड़ेंगे। कॉटन महंगा पड़ता है, कॉटन का कपड़ा लेने जाओ महंगा पड़ता है, पॉलिएस्टर का ले लो सस्ता पड़ेगा। और
देखने में, या फिर अब कलर की बात करें तो कॉटन का कलर थोड़ा ज़्यादा जल्दी फेड हो जाता है, पॉलिस्टर वगैरह चल जाते हैं, ठीक है। कंफर्टेबल भले नहीं होते, लेकिन अब सस्ते में वो टिकाऊ हो जाते हैं और काम चल जाते हैं। तो अब जो लोग ये ले लेंगे वो कॉटन थोड़ी लेने जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये होता है ना कि सेटबैक है, थोड़ा सा उसको नुकसान झेलना पड़ता है कॉटन इंडस्ट्री को इन फाइबर, जो मॉडर्न फाइबर आ गए हैं सिंथेटिक फाइबर, उससे थोड़ा इनको नुकसान झेलना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये इंडस्ट्री समझ में आई होगी। एक एक इंडस्ट्री हम समझते चलते हैं। अब आगे है जूट इंडस्ट्री। जूट के बारे में आप जानते होंगे, तमाम जूट से चीज़ें बनाई जाती हैं, थैले बनाए जाते हैं। जो सूती वाला बोरा आपने देखा, जिसे सूती बोरा कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार या फिर राशन की दुकानों पे बड़े बड़े जो येलो कलर के या ब्राउन कलर के, जो येलो नहीं ब्राउन कलर के जो बोरे होते हैं वो जूट के बने होते हैं। बैग वगैरह बनाए जाते हैं, पैकिंग के काम में जूट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या खास बात है। तो इसमें दिया है कि जो भारत है ना, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कच्चे जूट का और जूट के गुड्स का, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे आता है एक्सपोर्टर में, ठीक है ना, निर्यात करने में, बेचने के मामले में दूसरे नंबर पे आता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के बाद भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आता है जूट के मामले में। बहुत सारी जो मिल है ना वो हुगली नदी के तट पर स्थित है बंगाल में। एक पतली सी बेल्ट में, एक पतले से क्षेत्र में, हुगली नदी के किनारे ही सारी बेल्ट हैं जूट के, ठीक है। जूट टेक्सटाइल जो है वहीं पे बनाई गई हैं। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है। द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन कोलकाता इन 1855। इसे मार्क कर लीजिएगा कि पहली जूट की जो फैक्ट्री थी वो 1855 में बनाई गई थी, रिसड़ा में एक जगह है। अब आपको याद है मैंने ऊपर क्या बताया, इसे भी मार्क करना था। ये तो मैप है, मैंने समझा ही दिया। ऊपर आपको यहाँ पे ये समझना था कि पहली जो टेक्सटाइल मिल थी वो 1854 में बनी थी, ठीक है ना। कहाँ पर बनी थी, तो मुंबई में। दोनों का डेट याद रखिएगा, 1854 मुंबई। और ये नीचे जो दिया है ये आपके जूट का है। जूट कहाँ पर पहले बना था, तो जूट की इंडस्ट्री सबसे पहले कोलकाता में बनी थी 1855 में, रिसड़ा नामक जगह पे। अब जब पार्टीशन हुआ 1947 में देश का, तो जूट मिल जो है, जो कंपनियां हैं, वो भारत में रह गई। क्योंकि देखिए उन दिनों जब भारत में ढाका और कोलकाता जब बंगाल के ही हिस्सा हुआ करते थे, तो इन दोनों के मुकाबले में ना बंगाल का कोलकाता शहर ज़्यादा डेवलप था। आपको पता है कि डेवलपमेंट वहीं ज़्यादा होती है जहाँ इंडस्ट्री होती है। तो सारी इंडस्ट्री चूंकि कोलकाता में थी, हुगली नदी के तट पे, ठीक है। हुगली नदी के एक तट पे कोलकाता, दूसरे पे हावड़ा है, आपको पता है, ठीक है। तो इस वजह से सारी जो यूनिट है मैन्युफैक्चर करने की, बनाने की, वो कहाँ रह गई, वो हमारी रह गई कोलकाता में। और जो उत्पादन का क्षेत्र था वो चला गया पाकिस्तान, सॉरी, बंटवारे के बाद पाकिस्तान में। कितना, 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग, 3/4 जो उत्पादन का एरिया था सब चला गया पाकिस्तान में। कौन से पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 71 के बाद ये आज़ाद मुल्क बना था बांग्लादेश के नाम से, ठीक है। पाकिस्तान को बंटवारे में 2 जगह जमीन दी गई थी, एक भारत के बगल में, एक पश्चिमी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। अंग्रेजों ने बंटवारे के दौरान, आपके मन में सवाल आएगा ना कि जो पश्चिम बंगाल भारत में है वो पूरब दिशा में है, ठीक है, तो इसे पश्चिमी बंगाल क्यों कह देते हैं, लॉजिकल सवाल है। तो एक इसका एक रीज़न ये है ना कि बंगाल के 2 टुकड़े किए थे अंग्रेजों ने 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय, हिंदू मुसलमान के आधार पे कि भाई इधर हिंदू रहेंगे इधर मुसलमान रहेंगे, जो ज़्यादा संख्या में। तो लोगों ने विरोध किया कि नहीं, हम समझते हैं फूट राज करने की नीति तुम्हारी, हमको एक ही में रहना है। तो दोनों एक ही में रहने लगे आज़ादी तक। लेकिन जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान ने डिमांड की कि जो 1905 में बांटा गया था मुस्लिमों वाला हिस्सा, पूर्वी बंगाल वाला, वो हमें दे दिया जाए। और पंजाब के हिस्से में पाकिस्तान था, इधर भी एक पाकिस्तान हो गया, उसे पूर्वी बंगाल कहते थे। तो जब बट गया तो पूर्वी पाकिस्तान हो गया। इस तरह से पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल भारत में रह गया था, पूर्वी बंगाल पाकिस्तानियों को दे दिया गया, जिससे नाम बदल के उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। ईस्टर्न, उसे ही क्या कहा जाता था, ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। अब 1971 में जब बांग्लादेश बन गया तो वो तो नया मुल्क बन गया, लेकिन हमारा जो पश्चिम बंगाल है उसका नाम पश्चिम बंगाल अभी भी है। पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश में परिवर्तित हो चुका है, जब कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो सारे उत्पादन के क्षेत्र चले गए बांग्लादेश में और मशीनें रह गई हमारे यहाँ। तो जिसके पास रॉ मटेरियल है वो आज नहीं तो कल तो मशीनें लगा ही लेगा। रॉ मटेरियल बड़ा ज़रूरी होते हैं। यही वजह है कि हम भारत के लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। भारत हमारा कंट्री जो है वो दूसरे नंबर पे आता है जूट के मामले में, पहले पर बांग्लादेश, ठीक है। चलिए, अब इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पानी की मात्रा पर्याप्त हो इसके आसपास, इसीलिए नदी के किनारे बनाए जाते हैं। पानी पर्याप्त चाहिए उस उद्योग को। अच्छा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट हर उद्योग के लिए ज़रूरी है। अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, रेलवे का, रोडवेज होना चाहिए, वाटरवेज होना चाहिए, ताकि रॉ मटेरियल को या फिर बनी हुई चीज़ों को तुरंत पहुंचाया जा सके जहां भेजना हो, ठीक है। अच्छे लेबर चाहिए, सस्ते लेबर मिल जाए तो बढ़िया है। बंगाल और
बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से लोग पहुंच ही जाते हैं यहाँ काम करने के लिए। कोलकाता एक बड़ा शहर है जो कि बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे सुविधाएं देता है। इस वजह से सारी कंपनियां कोलकाता में सिचुएटेड हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। कैसे मिल जाएंगी? क्योंकि कोलकाता से बिहार झारखंड उड़ीसा के राज्य करीब है, वहाँ से लोग पहुँच जाते हैं सस्ते दरों पे। बेरोजगारी की वजह से उन्हें काम मिल जाता है। बगल में बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है ही, नदी है ही, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह। और शहर की बात करें तो बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज़ ये भी ज़रूरी होती हैं। टर्सरी सेक्टर में आपने समझा था, तो ये काम हो जाता है कोलकाता शहर द्वारा। तो इस प्रकार से ये सारी इंडस्ट्री यहीं के लिए सूटेबल हो जाती है और कहीं इसको ले जाना मुश्किल होता है थोड़ा। अब आगे देखते हैं इस इंडस्ट्री द्वारा क्या क्या समस्या झेली जा रही है। तो इसको भी कंपटीशन मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट से, और सिंथेटिक फाइबर इसको भी समस्या दे रहे हैं। और कंपटीटर भी इसके बड़े बड़े हैं, जैसे कि बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपीन, इजिप्ट, थाईलैंड। हालांकि इंटरनल डिमांड अब बढ़ गई है क्योंकि सरकार ने एक नीति लाई है कि पैकिंग के कामों में जूट का ही इस्तेमाल करेंगे। अब जूट क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। पॉलीथीन एक बार जमीन में गाड़ो, वो पता नहीं कितने सालों तक पड़ा रहेगा। जूट डाल दो, सड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है, वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो सरकार ऐसी नीतियां बना रही है कि अब कोई भी पैकिंग का काम होगा, जूट यूज करो। अब जब हम यूज करेंगे तो उस इंडस्ट्री का भी काम बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस वजह से अब इसकी डिमांड थोड़ी बढ़ी है, सरकार सहयोग कर रही है। तो भारत में बनाए गए जूट के चीज़ों के जो मेन मार्केट हैं वो हैं यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, थोड़ा मार्क कर लीजिएगा इसको। अब ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न, अब इन्वायरमेंट के लिए कि जो लोगों के बीच में जागरूकता आ रही है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने के लिए, तो बायोग्रेडेबल मटेरियल की बड़ी डिमांड है जो आसानी से मिट्टी में गल जाए या जिसको जलाने पे ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है ना, जिसको इसको रीयूज किया जा सके, रिसाइकल कर सकें इजीली। तो रिसाइकल क्या होगा, ये तो गल जाता है मिट्टी में, नुकसान नहीं करता इन्वायरमेंट को, इसलिए इसका यूज करते हैं। इसलिए एक बार और अपॉर्चुनिटी खुल के आई है जूट प्रोडक्ट्स के लिए कि भाई अब यूज हो सकता है, सरकार सहयोग कर रही है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग शुगर इंडस्ट्री पढ़ते हैं। शुगर इंडस्ट्री मतलब चीनी के लिए जो बनाए गए उद्योग धंधे, इसको समझते हैं। भारत जो है ना, आपको सबसे पहले ये याद करना है कि भारत का रैंक क्या है, किस उद्योग धंधों में किस नंबर पे आता है। जैसे जूट पे दूसरे नंबर पे है, इंडिया पहले नंबर पे आता है, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है शुगर के उत्पादन में, ठीक है। चीनी उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है, तो पहले पे कौन आता है? ब्राजील होगा, ठीक है ना। आगे दे रहा है कि पहला पोजीशन है इसका गुड़ और खंडहसरी में। अब गुड़ आप तो जानते ही ना, गांव में भी बना लिए जाते हैं। गुड़ एक कुटीर उद्योग है, गुड़ बनाने का काम कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। बड़ा सा कढ़ा लेते हैं, उसमें गन्ने के रस को गर्म करना शुरू करते हैं और बाद में उसे परिवर्तित कर लिया जाता है गुड़ में। जब वो काफ़ी गर्म हो जाता है तो उसे गोल बना करके पैक करके बेच देते हैं। तो इसमें भारत का पहला स्थान। रॉ मटेरियल जो यूज होते हैं वो भारी होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या है इसकी, ये समझिएगा कि गन्ने के साथ ये समस्या है ना कि गन्ने को काट करके ट्रैक्टर, ट्रॉली या फिर ट्रक के माध्यम से हम इंडस्ट्री में पहुंचाते हैं, शुगर मिल में पहुंचाते हैं। और जब उसकी कटाई होती है तो सूखा मौसम होता है उस समय, ठीक है। काटने के बाद शुष्क मौसम में जब उसे लेके जाते हैं तब उसमें जो सुक्रोज की मात्रा होती है, सुक्रोज मिठास के लिए जिम्मेदार होता है फलों में या पौधों में, तो उसकी मात्रा घटने लगती है। लंबे समय तक यदि उसको क्रश नहीं किया जाता है तो उसकी मात्रा मिठास घटने लगती है, तो चीनी कम निकलता है उसकी वजह से, ठीक है। यही दिया है कि इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस, जब इसको लंबे समय तक ढुलाई में लग जाता है इसको, तो इसकी मात्रा घट जाती है। जो ज़्यादातर चीनी मिल्स है ना वो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे दिया है। इसका मतलब गन्ना उद्योग में उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पे आता है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, ये क्रमशः कुछ राज्य दिए गए हैं। आपको यूपी बिहार बस याद रखना है, गन्ना में सबसे टॉप पे, ठीक है। 60% जो चीनी मिल है, मैंने क्यों कहा, क्यों आपको याद रखना है सिर्फ यूपी बिहार, क्योंकि 60% जो चीनी मिले हैं ना वो सिर्फ यूपी और बिहार में है। 60% मिल्स इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, 60%। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, अब ये सीजन किसी विशेष मौसम में ही इंडस्ट्री चल सकती है। इट इज आइडियली सिचुएटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर, इसीलिए जरूरी है कि यह कोऑपरेटिव सेक्टर से चलाया जाए। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? अब कोऑपरेटिव सेक्टर से लगाएंगे तो नुकसान कम होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सेक्टर में ये होता है, अब देखिए सरकारी कंपनी रहेगी तो यदि किसी को रख दिया चीनी मिल में तो 3 महीने मान लीजिए 6 महीने काम हुआ, तो बाकी के 6 महीने वो बेरोजगार तो रहेगा नहीं। अब परमानेंट जॉब है तो गवर्नमेंट को उसको पैसा देना पड़ेगा, तो ऐसे मामलों में सरकार हिचक सकती है कि नहीं हम पैसा क्यों दें, या फिर उसकी सैलरी घटा देगी। जबकि अगर कोऑपरेटिव सेक्टर में लोग मिल के चलाएंगे तो निश्चित समय पे वे आएंगे, अपने कंपनी को शुरू करेंगे और लाभ कमा के फिर बंद कर देंगे। जब फिर से समय आएगा तो फिर शुरू कर लेंगे। इसलिए इसका कोऑपरेटिव सेक्टर में होना बड़ा बेहतर है।
और जितनी महाराष्ट्र और गुजरात में शुगर इंडस्ट्री की कंपनियां हैं, ज़्यादातर इसी पैटर्न पे काम करती हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर पर ही। हाल ही के वर्षों में एक टेंडेंसी देखने को मिली है कि इनको शिफ्ट किया जा रहा है पश्चिमी राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में, जैसे कि दक्षिणी पश्चिमी राज्यों में, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसा है कि गन्ना जो रहता है उसमें हायर सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है, सुक्रोज की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि नमी युक्त इन्वायरमेंट है। अभी मैंने क्या बताया, काट के जब छोड़ देते हैं तो सूखा इन्वायरमेंट रहता है तो उसकी सुक्रोज की मात्रा घटने लगती है। अब वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो समुद्र के बगल में, तो हमेशा एक नमी सी छाई रहेगी, जिसकी वजह से उस शुगर की मिठास, उस गन्ने की मिठास बरकरार रहती है और काफ़ी लंबे समय तक उसे क्रश करके उससे जूस निकाला जा सकता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लाभ होता है। अब आपको याद आ रहा होगा कि जो गन्ने का जूस हमारे गाँव में बेचने आते हैं वो तो डंडा लेके आते हैं, वो गन्ना भी नहीं होता है, एकदम सूखा सूखा रहता है और पता नहीं कैसे उससे क्रश करके वो जूस निकाल के बेच भी देते हैं। देख के तो लगता नहीं कुछ होगा, तो वो रखने से ना, लंबे समय तक रखे रहने से उसकी मात्रा एकदम सूख चुकी होती है। ये जादूगर है, पता नहीं कहाँ से रस निकाल लेते हैं उसमें से। ठीक है, तो यही बता रहा है कि जब हम इसे साउथ इंडिया में ले जाते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट चूंकि समुद्र से घिरे होने की वजह से नम है और वहाँ पे इसकी मात्रा बची रह जाती है, तो लंबे समय तक क्रश करके वो इसका जूस निकाल सकते हैं। वही दिया है, देखिए, दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूसर हैज हाइयर सुक्रोज कंटेंट। यहाँ पे सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है और क्लाइमेट कूलर होने की वजह से, ठंडा होने की वजह से लंबे समय तक क्रशिंग सीजन रहता है, काफ़ी लंबे समय तक क्रश कर सकते हैं और इसी वजह से यहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर की कंपनियां भी सक्सेसफुल है, मिल के कर लेते हैं, लंबे समय तक होता है, लाभ भी होता है खूब बढ़िया। मेजर चैलेंज इसके लिए ये है कि सीजनल है, साल भर नहीं होता है और पुराने मेथड से इसका उत्पादन किया जाता है। ट्रांसपोर्ट में डिले होने की वजह से समय से फैक्ट्रियों में नहीं पहुंच पाता है और इसके खोई, बैगेज मतलब होता है खोई, जो गन्ने को क्रश करने के बाद बाकी फेंक देते हैं। मशीनें हमारे यहाँ इतनी अच्छी नहीं है कि पूरा यूज कर सकें, ज़्यादातर उस खोई में जो उसका बचा हुआ पार्ट फेंक दिया जाता है उसमें भी शुगर की मात्रा बची रह जाती है, तो हम पूरा यूज नहीं कर पाते, इसलिए ज़्यादा लाभ हम नहीं कमा पाते हैं इस उद्योग धंधे से। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, उद्योगों पर आधारित, खनिजों पर आधारित उद्योग। आइए समझते हैं ये क्या है। आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील इंडस्ट्री को समझ लेते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री कही जाती है सारे उद्योगों में। मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि सारे जो मशीनरी होती हैं यही बनाती हैं। हैवी, मीडियम और लाइट, हर तरह की मशीनरी इसी के द्वारा बनाई जाती है। आयरन का ही बनाओगे, चाहे एक सिलाई मशीन हो या चीनी मिल, सबका सब आयरन और स्टील से ही बनता है, इसलिए इसे बेसिक कहा जाता है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चरिंग वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कई तरह की चीज़ें बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के काम में, डिफेंस में, ठीक है ना, मेडिकल में, टेलीफोन में, साइंस की चीज़ें बनाने में, इक्विपमेंट, हथियार औजार बनाने में, तमाम तरह की चीज़ों में स्टील का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज इंडेक्स ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। पूछेगा कि किस चीज़ को, एक लाइन में सबसे शॉर्ट आंसर है ये, कि किस चीज़ को देश के विकास का इंडेक्स कहा जाता है, व्हाट इज नोन एज इंडेक्स ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे कि प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज रिगार्डेड एज इंडेक्स ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। एक सवाल ये हो गया। दूसरा ये है कि भाई किसे बैकबोन कहा जाता है देश का, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या फिर इंडस्ट्रीज को ही देश का बैकबोन कहा जाता है। और किसे विकास का इंडेक्स कहा जाता है, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में कितना लोग आयरन और स्टील का यूज कर रहे हैं उसे कहा जाता है। समझ में आया? आगे देखिएगा, इसके द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो वजन में भारी होती हैं, साथ साथ रॉ मटेरियल जो होता है वो भी भारी होता है, बनी बनाई चीज़ें भी भारी होती हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में भी काफ़ी खर्च आता है क्योंकि भारी होते हैं। आयरन ओर मतलब आयरन कैस्क, कोकिंग कोल, लाइमस्टोन चूना पत्थर, इन सब को 4:2:1 के रेशियो में मिलाते हैं, कुछ मैग्नीज मिलाते हैं ताकि इसे मजबूती दी जाए और स्टील का निर्माण किया जाता है। आपको पता है कि इन चीज़ों में कोबाल्ट और निकल डाल करके स्टेनलेस स्टील भी बनाया जाता है। वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आइडियली लोकेटेड। आपको क्या लगता है कि स्टील का प्लांट कहाँ लगाना चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है कि फिनिश प्रोडक्ट आल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, कि जब कहीं भी लगाओ, अब ऐसा नहीं हो कि लोहे की चीज़ बना ली तो खोपड़ी पे लेके ढोओगे, ऐसे जगह पे बनाना पड़ेगा जहाँ ट्रांसपोर्ट बेहतर हो। इसलिए हमको वहाँ लगाना है इसको जहाँ पर उत्पादन होने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट बेहतर हो। ठीक है, चलिए अब बात कर रहा है 2019 की। 111 मिलियन मतलब 111 मिलियन टन क्रूड स्टील का उत्पादन करके सन 2019 में भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था।
याद रखिएगा। 2019 में स्टील उत्पादन में भारत का दूसरा रैंक था। ठीक है, आगे दे रहा है, इंडिया रैंक 2 अमॉन्ग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूस, कच्चे स्टील में। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन का भी यह भारत 2019 में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊपर कुछ लिखा है क्या, इधर नहीं, नीचे चलते हैं। अब स्टील और आयरन के प्लांट, हाँ ये बढ़िया है, ये आप आराम से याद कर सकते हैं। देखिए ये आपको 2-3 राज्यों मिलेंगे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, सॉरी छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की ये हैं, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आपका पड़ता है, बोकारो जो है, बोकारो झारखंड, जमशेदपुर और राउरकेला ये शायद छत्तीसगढ़ में आते हैं, छत्तीसगढ़ में आते हैं। ठीक है, बोकारो झारखंड है, दुर्गापुर आपका कौन सा अभी बताया मैंने, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पाए जाते हैं। भिलाई भी आपका छत्तीसगढ़ में है, ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, आगे चलिए। अब नीचे ये है, यही 3-4 नाम बड़े पूछे जाते हैं, ये याद कर लीजिएगा आप, 4-5 बहुत हैं, यही लोकेशन और ये सब चीज़ें याद कर लीजिएगा। चलिए एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग अपनी तरफ से, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये जगह कहाँ पर है। जमशेदपुर क्योंकि बॉर्डर पे दिखा रहा है, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। दुर्गापुर कंफर्म है, बंगाल में है। बोकारो आपका झारखंड में पड़ता है। ठीक है, एक बार इसे सर्च कर लेना आप। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में, एकदम साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे दे रहा है कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज, ये छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। लार्ज हैंडल एवरीथिंग ऑन कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा जो स्टील का उत्पादन होता है, बड़ी कंपनी होती है, वहाँ सारी चीज़ों को एक ही जगह कर लेते हैं, और छोटे उत्पादक जो होते हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, बहुत इसमें जो बड़ी कंपनियां हैं स्टील को लेकर के, वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, प्राइवेट, हाँ, टिस्को प्राइवेट है, सेल, भेल और सेल ये सरकारी कंपनियां हैं। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था भेल और सेल ये सरकारी कंपनियां पब्लिक सेक्टर की हैं, और बाकी जो टिस्को वगैरह है ये आपका आता है प्राइवेट में। सन 1950 में चाइना और भारत ने लगभग एक समान मात्रा में स्टील का उत्पादन किया था, लेकिन आज चाइना जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टील का उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा यूज भी करता है। चाइना पहले नंबर पे यूज में भी और उत्पादन में भी। छोटा नागपुर का जो पठार का हिस्सा है, यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छी है। अब वही जो हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़, बंगाल और झारखंड का इलाका, यही है आपका छोटा नागपुर का पठार, वहीं पे चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अयस्क वगैरह काफ़ी मिल जाते हैं, ये मिनरल रिच इलाका है, साथ ही लेबर भी सस्ते मिल जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर उत्पादन इसका ज़्यादा होता है। साथ ही साथ लेबर भी सस्ते मिल जाते हैं, बगल के राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के जो मजदूर हैं आराम से काम कर देते हैं। आगे दे रहा है कि इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री। वर्तमान में भारत जो है आयरन और स्टील का अच्छा उत्पादक देश है, लेकिन फिर भी हम परफॉर्म नहीं कर पाते अपने पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से, क्योंकि हाई कास्ट एंड लिमिटेड एबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, क्योंकि कुकिंग कोल भारत में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, पावर सप्लाई हमारे यहाँ अच्छी नहीं मिलती और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश में नहीं है, इस वजह से समस्या आती है। हमें अच्छी क्वालिटी का स्टील आज भी खरीदना पड़ता है दूसरे देशों से। ठीक है, हालांकि अगर घर की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की बात आए तो भारत में जो स्टील होता है उतना पर्याप्त है। ठीक है, अब आगे दे रहा है कि लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से, उदारीकरण की प्रक्रिया ये होती है जिसमें विदेशी कंपनियां भी आपके यहाँ आ सकती हैं, इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा। इसकी वजह से इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा सपोर्ट मिला है। अब देर एक नीड है, एक ज़रूरत है रिसोर्सेज को ढूंढने की, ठीक है, और डेवलप करने की स्टील उद्योग को और अच्छे से, ताकि हम कम्पीट कर पाएँ ऊपर के लेवल तक, विश्व स्तर तक। अब हमको पढ़ना है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आप मैप देख लीजिए कैसे उत्पादन रेट बढ़ा है इंडिया और चाइना का। ठीक है, देखिए भारत का 2015 में 89, ये मिलियन टन में दिया होगा। ठीक है ना, ये डाटा क्या, हाँ यहाँ दिया, देखिए देख लीजिए मिलियन टन में कितना उत्पादन आपने किया उसका डिटेल दिया हुआ है। तो आप एज ए इंडिया 2015 में 89 मिलियन टन कर रहे थे, जबकि चाइना का कितना हो गया था 803 मिलियन टन का उत्पादन चाइना कर रहा था। उसके बाद 808 हो गया उसका, 870, 928, 996, हर वर्ष उसका बढ़ता चला गया। भारत का भी बढ़ा है लेकिन काफ़ी धीमी गति से, 89, 95, 101, 106, 111। ठीक है, हमारे यहाँ बड़ी धीमी गति से विकास हुआ है, जबकि अभी बता रहा है, क्योंकि अभी पीछे हमने देखा था कि 1950 के टाइम में दोनों बराबर उत्पादन कर रहे थे, लेकिन बाद में ये चीज़ें, इस मामले में हम लोग काफ़ी पिछड़ गए हैं। ठीक है, क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है,
उसके पास ज़मीन भी ज़्यादा है, उत्पादन के क्षेत्र भी ज़्यादा है। भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोकिंग कोल की कमी है, ठीक है। पावर सप्लाई इरेटिक है, लगातार नहीं मिल पाती है। उद्योग धंधों को भी उतना सपोर्ट सरकार से जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तमाम समस्याएं हैं, इस वजह से हम अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे हैं यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में आपका एल्युमिनियम इंडस्ट्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग को हम पढ़ेंगे, एल्युमिनियम इंडस्ट्री को पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट में हमें बताइएगा, हम उसे तुरंत रिस्पॉन्स करके आपकी डाउट को दूर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।